तो अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज हो और आपको समझ में नहीं आ रहा अभी कि क्या करना चाहिए और कुछ सीखा है उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि वो चीज़ हो पाएगी नहीं पॉसिबल, तो आज की ये वीडियो पूरी देखना। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं। करंटली मैं अराउंड 600 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं। एक रोल है क्लिनिकल साइंस पे, प्लस मुझे कॉर्पोरेट का अराउंड 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन टोटल, जिसमें मैंने स्टार्टअप्स में भी काम किया है, कुछ MNCs में भी काम किया है, क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में भी, एक खुद के भी स्टार्टअप का मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैंने अभी जब 500-600 स्टूडेंट को ट्रेन किया, उसके बाद मैंने उनके प्लेसमेंट को लेके, उनकी जर्नी को लेके, सारी चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो उसी जर्नी से प्लस मेरी जर्नी से, मेरा खुद का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मैकेनिकल, और मैंने अलग अलग फील्ड में जॉब की, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्टली जितने भी आपके दिमाग में आज कन्फ्यूजन्स है ना अपने करियर को लेके, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर चुके हो, अगर आपने नहीं स्टार्ट किया, आप कन्फ्यूज हो 2-4 चीज़ों के बीच में, वो सारे चीज़ों के आंसर आज की इस वीडियो में आपको खुल के मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरी जर्नी से, बिकॉज अगर मैं आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे। मेरी जर्नी की बात करें तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था मेरे कॉलेज में, ठीक है। और स्कूल टाइम में बिगनिंग में अच्छा था, लेकिन थोड़ा मेरा ख़राब एक्सपोजर हो गया, कुछ ऐसे दोस्त हो गए जिसकी वजह से मेरे स्कोर्स डाउन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, और मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में मैं गया तो मैंने मैकेनिकल चूज़ किया, वो मेरी चॉइस नहीं थी, ऐसे ही चूज़ कर लिया। उसके बाद मैकेनिकल कैसे भी करके मैं एक सेमेस्टर हुआ, दूसरा सेमेस्टर हुआ। अब कोई भी चीज़ में आप मन नहीं लगाते तो क्या होता है, बैकलॉग्स आते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो मेरे बैकलॉग्स आने लगे और उसको क्लियर करने के लिए मैं ट्यूशन्स जाने लगा। अब ट्यूशन्स जाने लगा तो मेरे घर पे कुछ ऐसा मतलब सिनेरियो हो गया कि मैंने एक बार बोला कि ट्यूशन में मेरा मन नहीं लग रहा या ट्यूशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो घर पे मुझे ऐसा बोला गया कि तू ट्यूशन जा रहा है, शायद उसकी वजह से तेरी 1 या 2 में ही आ रही है, ट्यूशन नहीं जाता था 3 या 4 में आती। मेरा इतना मन नहीं लग रहा था, मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा था सामने वालों पे या चीज़ों पे कि चीज़ें वर्सन होने लग रही थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया और मेरी केटीज़ आई, मेरे बैकलॉग्स आया। उसके बाद मैं डिटेन हो गया और तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। डिटेन होने के बाद मैंने थोड़ा बहुत महसूस किया पहली बार चीज़ों को कि चीज़ें वर्स्ट कितनी हो सकती हैं, बुरी कितनी हो सकती हैं। अब इतना मतलब मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, चीज़ें बुरी हो भी रही थी, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, काफ़ी चीज़ें बुरी हुई साथ में, घर से भी प्रेशर, सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जब कॉलेज वापस स्टार्ट हुआ तो मेरे जो क्लासमेट थे पहले, वो आगे जा चुके थे, अब मुझे मेरे जूनियर्स के साथ बैठना पड़ रहा था। वो भी एक बुरा एक्सपीरियंस था, बट अगेन मेरे जैसे और भी लोग थे जिनके बैकलॉग आई थी, तो मैं अकेला नहीं था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर मैंने खुद से थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, ट्यूशन व्यूशन बंद किए, और फिर मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे, मैं पास होने लगा। ये वीडियो उन लोगों को भी काम आएगी जो कॉलेज में हैं और जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो फेल हो रहे हैं। तो धीरे धीरे पढ़ाई में मैंने मन लगाया, धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में लाइफ में मुझे क्या चीज़ें काम आने वाली हैं। तो जो बाकी सारी चीज़ों में मन और दिल लगाया था, वहाँ से मन और दिल दोनों उठा के पढ़ाई में लगाया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि यही वो डोर है या यही वो रस्सी है, ज़िंदगी के जिस हिस्से में मैं फंसा हूँ वहाँ से पढ़ाई ही मुझे निकाल सकती है। और बोलते हैं ना कि जब आपका बुरा वक्त आता है तब आप सारे आईने अपने सामने टूटते हुए देख लेते हो, सारे लोगों को बदलते हुए देख लेते हो। सारी चीज़ें मैंने देख ली और फिर पढ़ाई में मन लगाया, क्लासेस बंद कर दिए, पढ़ाई में ठीक ठाक मार्क्स आने लगे, 70-80% आने लगे। फिर फाइनली मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया और डिग्री में आया। डिग्री में अगेन मैं ठीक ठाक मार्क्स ला रहा था, पढ़ाई में मेरा तभी भी कुछ खास मन नहीं लग रहा था, तो पर फिर भी 60-70-80 मार्क्स ले आ रहा था। अब मेरी काफ़ी सारी बैकलॉग्स डिप्लोमा में भी आई थी, कुछ बैकलॉग्स डिग्री में भी आई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, अब मेरा डिप्लोमा में एक चीज़ सुन लो कि मैं डिटेन हुआ तो मेरा 1 साल वेस्ट जैसा हो गया था, राइट। डिग्री में भी क्या हुआ, मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम लास्ट में दिया था, उसका रिजल्ट वापस 6 महीने बाद आया, तो वापस वो मेरा डिले जैसा हो गया। तो 1.5 साल 2 साल मैं पीछे चला गया, ऐसा मान के चल सकते हो। अब डिग्री जैसे ही पूरी हो रही थी, प्लेसमेंट हो रहा था, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, काफ़ी लोगों का बाहर जाने का प्लानिंग था, काफ़ी लोगों की जॉब लग गई थी, काफ़ी लोगों की इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। मेरा तो डिग्री पूरा वक्त होते वक्त ये था कि मतलब मेरी जो केटी है एक बाकी थी वो निकल जाए। डिग्री पूरी होने के बाद फाइनली रिजल्ट मिलने के बाद फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि अब करियर में करना क्या। फिर फाइनली मुझसे किसी ने सवाल किया कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आया कौन सी जॉब मतलब क्या होता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर की एक ही जॉब होती होगी, पर उसने मुझसे 5-6 अलग अलग डिपार्टमेंट पूछ लिए, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, डिज़ाइन। अब मुझे पता नहीं था कि इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें मैं जॉब कर सकता हूँ, और उनके बीच में डिफरेंस भी नहीं पता था। अगर डिफरेंस है तो क्या है, उस वक्त तक क्लियरिटी नहीं थी।
तो क्या हुआ, फिर मैंने पता किया और फाइनली मैंने चूज़ किया डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन में क्या होता था, कंप्यूटर पे काम करना रहता था। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि जो कंप्यूटर वाली चीज़ें हैं, आपको थोड़ी चीज़ें मार्केट से पता चल जाती है, थोड़ी चीज़ें सेल्फ एवोल्यूशन से पता चल जाती है, मतलब खुद से भी ढूंढते हो ना। तो मुझे पता चल गया डिज़ाइन में अच्छी डिमांड रहेगी, मैंने डिज़ाइन का कोर्स स्टार्ट किया। अब जहाँ से मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, आज के टाइम पर जैसे आपको इंस्टीट्यूट बोलते रहते हैं ना, प्लेसमेंट करा देंगे, तो उस टाइम पर मुझे भी ऐसा बोला गया था। इसलिए मैं आपको आज खुल के बोलता हूँ कि कभी भी किसी इंस्टीट्यूट पर भरोसा मत करो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। हाँ, वो आपको अच्छे इंसान है, गाइड कर देंगे, हेल्प करने का ट्राई करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, बट हाँ, प्लेसमेंट के मामले में वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, ट्रस्ट मत करना। नाउ कमिंग बैक टू माय सिनेरियो, मुझे बोला कि हाँ प्लेसमेंट करा देंगे, इतनी सैलरी मिल जाएगी। मैं तो खुश हो गया थोड़ा। मैंने क्लासेस स्टार्ट किए। बहरहाल क्लासेस स्टार्ट के बीच में मुझे और प्रॉब्लम आ गई, मेरे पैर में थोड़ी इंजरी हो गई। मैं फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था और क्लासेस मतलब ख़त्म होने वाले थे और वो जाना ज़रूरी था। तो इंजरी के बाद धीरे धीरे मैंने चलना शुरू किया। इंजरी यानी लिगामेंट की इंजरी हो गई थी। फिर मैंने क्लासेस गया कैसे भी करके। फिर क्लासेस के बाद इंटरव्यू देने थे, तो इंटरव्यू देने गया। मैं एक इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मुझे इंटरव्यू जल्दी नहीं मिल रहे थे। मुझे कॉलेज के बाद कम से कम मैं मान के चलता हूँ 8 महीने तो हो ही चुके होंगे क्लास स्टार्ट किए हुए, और मैं जॉब ढूंढना भी शुरू कर चुका था। और क्योंकि मैंने कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था, इसलिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी चीज़ करनी है ना, कॉलेज के दौरान ही सीखना स्टार्ट कर दो। कॉलेज के बाद करोगे तो 8 महीने 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने कॉलेज के बाद ये सोचना शुरू किया क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ये सीखने मिलता है, आपको कॉलेज के दौरान ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान देना भी शुरू कर देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मैंने कॉलेज के बाद शुरू किया तो मेरे अगले साल 1.5 साल 2 साल लग गए। मैं बताता हूँ आगे हुआ क्या। फिर मैंने वो डिज़ाइन का जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। पहला इंटरव्यू दिया, बहुत मुश्किल से मैं इंटरव्यू देने गया था क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था ठीक से। फिर इंटरव्यू देने गया। अब वहाँ पे भी देखो, मैं पता है दोस्ती ये सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं मानूँ या ना मानूँ। मैं मानता हूँ, दोस्तों को चाहता हूँ, दिल से खुश रहता हूँ, उनके लिए ज़रूरत पे काम आ सकता हूँ। बट टू बी ट्रू, पता नहीं क्यों ऑनेस्टी मेरे अंदर से ना वो खुल के नहीं आती उनके लिए। ऑनेस्टी यानी ऑनेस्टी आती है बट वो फीलिंग्स नहीं आती। क्यों? मेरे को याद है जब मेरे पैर में चोट लगी थी और मुझे चाहिए था कि कोई, मुझे एक दिन ऐसा होता मुझे क्लास जाना था, तो मैं सोचा कि क्लास के लिए मुझे कोई छोड़ दे क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था, पैर पे वेट नहीं ले पा रहा था। तो सीन ऐसा हुआ कि उस वक्त कोई दोस्त, मैंने फ़ोन किया 1-2 दोस्तों को। मैंने ये नहीं बोला कि मैं जा नहीं पा रहा कहीं पर और इसलिए तू मुझे छोड़ दे। मैंने सिंपली पूछा क्या कर रहा है ऐसे ऐसे, और तो कोई कहीं बिजी था, कोई कहीं बिजी था, किसी को पूछा तो कहीं बिजी था। फिर फाइनली मेरे पापा ने मुझे उस दिन क्लास छोड़ा और वहाँ से वो अपने काम पे गए। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज जब मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ तो आज मेरे पास कोई नहीं है। तो लिटरली उस दिन से मैं थोड़ा सा, बोलते हैं ना ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप डिटेन होते हो, आप फेल होते हो तो अच्छे के लिए होता है, आपकी टांगें टूटती हैं तो अच्छे के लिए होता है, तो आपको लॉन्ग टाइम में समझ में आता है। तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि भाई ये दोस्ती वोस्ती सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, बचपन में अच्छा लगता है, बड़े होने के बाद तो दुनिया छोटे होने लगती है। अब मैं ये नहीं बोलता कि दोस्त बुरे हैं, भाई सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है, बट ये मान लो कि जिस दिन आप खड़े नहीं हो सकते ना, उस दिन आपको औकात पता चल जाएगी दुनिया की, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा सारी चीज़ों का। पापा ने वहाँ छोड़ा, मैं क्लास गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने वो क्लास अटेंड किए, फिर इंटरव्यू अटेंड करना शुरू किया। इंटरव्यू में भी ऐसा हुआ, इंटरव्यू देने जाना था और उस वक्त भी मैं ड्राइव नहीं कर सकता था प्रॉपरली क्योंकि उसी वक्त इंजरी हुई और उसी टाइम पे मेरा क्लास खत्म होने वाला था और इंटरव्यू अरेंज होने वाले थे। तो फिर इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे बहुत मुश्किल से इंटरव्यू देने गया था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। और क्या हुआ कि जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था वो बंदा ही चेंज हो गया यानी उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब उसकी वजह से मेरा जो डिसीजन था सिलेक्शन का वो रुक गया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर जिस सीनियर ने या जो मैनेजर ने आपका इंटरव्यू लिया वो कंपनी स्विच कर दे, तो कंपनी की भी चीज़ें प्लान्ड होती है ना कि ये मैनेजर ऐसा ऐसा करेगा। अगर वो सडनली स्विच कर देगा तो क्या होगा, वो प्रोसेस रुक जाएगा वहीं पे। तो मेरा प्रोसेस रुक गया वहीं पे, हायरिंग का फ्रीज कर दिया गया। मुझे बोला गया कि वो मैनेजर ने स्विच कर लिया। अब मुद्दे की बात ये थी कि मैं काफ़ी खुश था क्योंकि वो थोड़ी बड़ी कंपनी थी, MNC थी, पहली बार मैंने ऑफिस देखा ऐसे अच्छे से। तो अब वो खुशी दुख में बदलते हुए देर नहीं लगी और मेरे पैरों का थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम तो चल रहा था। दूसरा ये खुशी जो इंटरव्यू की थी वो गम में बदल गई। उसके बाद फिर ऐसे ही दिन निकलते गए, निकलते एक अहमदाबाद में इंटरव्यू मिला। अगेन ट्रेन में मैंने जल्दबाजी में टिकट ली, ये प्लान नहीं था, और आई थिंक लोकल की टिकट ली और खड़े खड़े ही मैं गया। और लोकल नहीं, शायद
पता नहीं कौन सी टिकट ली थी मुझे याद नहीं, बट खड़े खड़े जाना पड़ा था, मुझे इतना याद है। तो फिर खड़े खड़े गया, अगेन मेरे पैरों में दर्द अलग और खड़े खड़े जाना अलग। तो पर दूर नहीं था, वडोदरा से अहमदाबाद दूर नहीं है, मैं पहुंच गया वहाँ पे कैसे भी करके। फिर इंटरव्यू दिया और वहाँ पे इंटरव्यू में मैंने मेरे दोस्त ने दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं आ गया, मतलब सिलेक्शन यानी वो कंपनी ने मुझे तब नहीं बताया कि सिलेक्शन है, उन्होंने बोला थोड़े दिन में कॉल करेंगे। मैं आ गया बड़ौदा बैक टू, और मेरी जर्नी चालू ही थी जॉब हंटिंग की। कब इंटरव्यू मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, मेरा टाइम बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे, आपको पता होगा वडोदरा में GIDC वैसे हर जगह होता है, MIDC, तो वहाँ इंटरव्यू दिया। वहाँ पे मेरा डिज़ाइन पे इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे कुछ 6000 सैलरी बोली उन्होंने, तो मैं दुखी हो गया थोड़ा सा। आई थिंक मुझे नाम अभी भी याद है उनका जो उन्होंने ऑफ़र किया था, ब्रह्मा कैट सर्विसेज करके GIDC में। मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि उस टाइम पे मैं 6000 की वैल्यू नहीं समझ पाया। आज मैं 6000 की वैल्यू समझता हूँ क्योंकि मैं आज लोगों को बताता हूँ। इसकी स्टोरी भी क्या है मैं आगे बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे 6000 का 6-7 हज़ार ऑफ़र किए और बोला कि थोड़े दिन में सैलरी आपकी बढ़ा देंगे जैसे जैसे आप काम करोगे। तो मैं खुश तो हुआ सिलेक्शन में। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था, बोले 15 मिनट में कर लो, मैंने 5-10 मिनट में कर दिया। ऑटोकैड पे टास्क था। तो फिर मैं खुश तो हुआ थोड़ा सा, बट मनी मन वो सैलरी सुन के मैं दुखी था क्योंकि मेरी उम्मीदें ज़्यादा थी, कम से कम 15,000 12,000 ऐसी उम्मीदें थी। अब देखो ये बात है, जब तक कोई आपको बताएगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेंगी कि आपको कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और कब रखनी चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या सारी चीज़ें हैं, कब कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कुछ नहीं बताता। अब चलो वो बात की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसी वक्त मैं आपको एक सीख बता देता हूँ। देखो पहली जो जॉब होती है ना, अगर वो जॉब अच्छी है, डिमांडिंग है, एक बात ध्यान में रखना, उसमें सैलरी नहीं दिखते। पहली जॉब में ज़िंदगी में कभी भी सैलरी मत देखना, अगर वो डिमांडिंग है तो वो अलग बात है। अगर आप टॉप 3 में आते हो, आपको गुरूर है कि भाई मैं तो इतना लूँगा ही, ये जॉब भी अच्छी है और मुझे सैलरी मिलनी भी चाहिए, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, तो फिर आप मतलब जो मर्जी वो करो, बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दो, टाइम लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं इतना टॉप 3 वाला मेरे को एटीट्यूड नहीं है, मैं इतना रैंकर नहीं, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है, बट मैंने कुछ मेहनत की है, उसके बलबूते पे मुझे ये जॉब मिल रही है, तो फिर आप जॉब ले लो, चाहे वो सैलरी 5 हो, 6 हो, 8 हो, अगर वो अच्छी जॉब है तो, अगर वो डिमांडिंग जॉब है तो। मैंने डिज़ाइन किया, मेरे कॉलेज ख़त्म हुए 1 साल हो गया, ऑलरेडी मेरी KTs थी, ठीक है, KTs थी पढ़ाई में, जिसकी वजह से मेरा डिले हुआ था पढ़ाई का। पढ़ाई के बाद भी मैंने कुछ कोर्स किया जिसकी वजह से और डिले हो रहा था और अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि बेंगलोर को मूव होने के लिए, और वहाँ पे मुझे एक छोटा स्टार्टअप कंपनी में ऑफ़र भी मिला था। एंड वो स्टार्टअप कंपनी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ऑनर काफ़ी अच्छे इंसान थे, निखिल नाम है उनका। एंड आज के टाइम पे वो शायद नेदरलैंड्स में है जहाँ तक मुझे पता है। वो स्टार्टअप में काम किया, मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे भी, वो स्टार्टअप से भी। और मीनवाइल क्लिनिकल SaaS की तैयारी मेरी चालू थी। और क्लिनिकल SaaS वो स्टार्टअप की जर्नी ऐसी थी, वो स्टार्टअप बंद हो गया यार, और मतलब कुछ दिक्कतों की वजह से वो स्टार्टअप बंद हो गया। अब मान के चलो कि मेरे करियर में मेरे डिप्लोमा में बैकलॉग आया था, डिग्री में आया था, जिसकी वजह से डिप्लोमा में तो मैं 6 महीने 1 सेमेस्टर पीछे हो गया था, 6 महीने 1 साल, और डिग्री में भी 6 महीने पीछे या 1 साल हो गया। 1 सेमेस्टर बैक जाते हो तो कितना 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो फिर वो हुआ, और फिर ये सीखने, डिज़ाइन को सीखने में मेरा 1 साल चला गया। उसके बाद स्टार्टअप में मैं जॉब कर रहा था कुछ टाइम से, स्टार्टअप की जॉब गई, स्टार्टअप बंद हो गया। फिर मैं क्लिनिकल SaaS की तैयारी कर रहा था साथ में, स्टार्टअप के साथ में, और क्लिनिकल मतलब स्टार्टअप की जॉब तो गई, अब क्लिनिकल SaaS की तैयारी मेरी पूरी हो गई, और उसी टाइम पे कोविड का टाइम आ गया। अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ, मुझे कहीं पे ये क्लिनिकल SaaS के लिए इंटरव्यू ना मिले। अब इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे, मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था, जैसे हर कोई ट्राई करता है। कभी मैं लेज़ी हो रहा था, कभी मैं सीरियस हो रहा था। और हाँ, ट्रेनिंग के दौरान मैं बताऊँ तो मतलब जब मैं सीख रहा था तो क्लिनिकल SaaS मैं मन लगा के बहुत नहीं सीख रहा था। देखो पता है, मैं एक बात कहता हूँ कि हर बच्चा मन लगा के नहीं सीखता, बट आपको मन लगाना चाहिए। एक बात जान लो कि अगर आपको ठंड भगानी है, हाथ तापने हैं, जल्दी से गर्म होना है, तो 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो अगर आप पहले से प्लान करके रखो, पहले से ही आप मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े पहन के रखो, तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी, तो ठंड से बचे रहोगे। या तो आप आग से सेक लो। तो आग से सेकना यानी जल्दी, मतलब पूरा मोटिवेशन लेके आप मेहनत लगा के अच्छे से सीखो, कुछ भी सीख रहे हो तो। और पहले से गर्म कपड़े पहनना यानी कि आप पहले से ही तैयार हो, आप वो व्यक्ति हो जो पहले से ही चीज़ों को टाइम पे करता आ रहा है। तो अगर आप टाइम पे करने वाले नहीं हो ना, तो आपको आग जलानी पड़ेगी।
और आपको जल्दी से गर्म होना पड़ेगा, अपने आप को कड़क, कठिन और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे अब मैंने उस दौरान तो अच्छे से नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे अब मैं कठिन होने लगा, मुझे समझ में आने लगी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं चलेंगी। और बैक टू बैक पढ़ाई के बाद है ना, पढ़ाई के आई थिंक डिप्लोमा से ही मतलब मेरी बोल सकते हो कि मेरी उल्टी गिनती शुरू थी, डिप्लोमा के सेकेंड लास्ट ईयर से। और वो डिग्री में नॉर्मल थी और वो उल्टी गिनती चालू ही थी मेरे ज़िंदगी की। यानी 3 साल डिग्री के, लास्ट ईयर डिप्लोमा का, यानी 4 साल, 1 साल डिज़ाइन के और 1 साल ये स्टार्टअप जॉब प्लस क्लिनिकल सैस, नहीं 4-5 साल मान के चलो कि मेरी उल्टी गिनती चालू थी, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं पे कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई, जैसे D10 हुआ तो मैंने उसको इम्प्रूव किया, 70-80 मार्क्स लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम ख़त्म होती थी, जैसे पढ़ाई ख़त्म हुई कैसे भी करके, डिप्लोमा ख़त्म हुआ तो डिग्री में गया, डिग्री कैसे भी ख़त्म हुई, तो अब ये सब दिक्कतें हुई कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कोई बताने वाला ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं। देखो सबको ये है कि आपका बच्चा अच्छा जॉब करे, ठीक है, सबको ये है कि आप अच्छा जॉब करो, मेरा बच्चा कमाए, हर माँ बाप ये चाहते हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सबको जादू लगता है उनके लड़के ने ऐसा कर लिया, आपका लड़का नहीं कर रहा है। अपने माँ बाप की भी क्या बोलते हैं कि थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी उम्मीदें गलत नहीं होती, भाई वो अपने बच्चों पे पैसे लगा रहे हैं तो क्यों ना उम्मीदें रखें। बट माँ बाप को भी समझना चाहिए कि हर बच्चा सेम नहीं होता, कभी भी अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत करो। आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर करके अपने बच्चे को गिरा रहे हो, उसको झुका रहे हो, उसको कमज़ोर बना रहे हो, उसको लिमिटेड बना रहे हो, उसको एक कीड़ा बना रहे हो, इंसान ना बना के। और क्लिनिकल सैस की मैंने जॉब अप्लाई की, मुझे अभी भी याद है मेरा पहला इंटरव्यू IQVIA में था। मैं बड़ा खुश हुआ शायद, और केरला गया, कोची में था, और कोची में मैंने इंटरव्यू दिया और मैं फ़ेल हो गया। पता है उस दिन जो मैंने कोची में इंटरव्यू दिया था ना, तो मैं एक दिन पहले ही केरला चला गया, क्योंकि मैं बेंगलोर में था। एक दिन पहले आई थिंक केरला चला गया, स्टेशन के पास ही रूम ले लिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा कहीं दूर नहीं लेना था, ताकि मुझे स्टेशन जाने में और आने में वापस दिक्कत नहीं होती। फिर सोचा कि 3 से मैं 7 सो जाऊँगा, 3 से 6:30 सो जाऊँगा। अब 3 बजे मुझे नींद ही ना आए। उस वक्त पे मैंने रात को पढ़ने की हैबिट डाल दी थी। अब 3 बजे मुझे नींद ही ना आए। 3 से 4, 4 से 5 और 5 बजे शायद मुझे नींद आई, तो 5 से 6:30 बजे तक मैं सोया, शायद 1.5-2 घंटे के लिए, या 7 बजे तक 2 घंटे के लिए सोया। फटाफट उठा, कपड़े निकाले, फटाफट नहाया और कैब बुक करने गया। अब किस्मत का खेल देखो, मेरे अकाउंट में उस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैं कैब बुक कर रहा था। तो कैब का कैसा होता है कि एक कैब होती है कि आप लोकेशन डाल देते हो, बुक हो जाती है, बट मैं कैब बुक कर रहा था, मुझे याद है ओला ही थी शायद, बट उस वक्त वो वाली कैब बुक हुई, वो वाली कैब अवेलेबल थी, हावरली बेसिस पे ऐसा कुछ था, जिसमें मेरा रेंट ज़्यादा हुआ। यानी जहाँ मुझे 300 लग रहे थे, वहाँ मुझे 500-600 लग रहे थे। अब मुझे दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, मैं लेट हो चुका था, 1.5 घंटे सोया हूँ, हैरान भी हूँ, और फटाफट मुझे वो IQVIA के इंटरव्यू के लिए जाना था। तो मैंने वो बुक की, मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं थे, यानी वो बुक करने के बाद मेरे अकाउंट में सिर्फ 50 रुपये पड़े थे शायद। फिर क्या हुआ कि कैब वाले ने जहाँ मुझे जिस गेट पे छोड़ा ना, तो वो कोई टेक पार्क जैसा था केरला में, कोची में, और बहुत ही बड़ा था। तो उसने मुझे छोड़ दिया, तो बोले भैया यहाँ तक जाना है ना, मैं बोला हाँ, एड्रेस भी मैंने देखा यहीं का। फिर मैं अंदर गया, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आपको जहाँ जाना है भैया वो यहाँ नहीं, आगे है, आगे। अब कैब वाला तो निकल चुका था। अब मेरे हाथ में भारी सा बैग में मैंने सब रखा था, थोड़ा सामान, कपड़े उपड़े सब कुछ, बुक, लैपटॉप, सारी चीज़ें। अब वो बैग मैंने टांगा नहीं, क्योंकि मैं शर्ट और पैंट काफ़ी अच्छे पहन के गया था, मतलब प्रेस वेस करके थोड़ा ढंग के, ठीक है। अब बैग मैंने हाथ में लेके मैं चलने लगा, क्योंकि अगर टांगूंगा तो पसीने से पूरा, गर्मी थी, ख़राब हो जाएगा। हाथ में टांग के वो बैग लेके मैं कम से कम 1.5-2 किलोमीटर चला, मतलब बड़ी बात नहीं है 2 किलोमीटर चलना। 2 किलोमीटर चला, वो बोले अंदर जाओ, वो बोले अंदर जाओ, वो बोले और अंदर जाओ। तो फिर ऐसा करके IQVIA के इंटरव्यू में पहुंचा। IQVIA के इंटरव्यू में पहुंचा, वहाँ पे मैं तो देखा लाइन लगी पड़ी है। एक्चुअली वो वॉक इन ड्राइव था। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू अरेंज हो गया वहाँ पे, बट वो वॉक इन ड्राइव था, बहुत सारे लोग आए थे। उसमें भी काफ़ी लोगों ने SAS सर्टिफिकेशन रखा था।
तो उन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट जो आपको एचआर से मेल आया है वो और सेस सर्टिफिकेशन हाथ में रखो। अब मैं घबरा गया, मेरे पास तो बेस सेस सर्टिफिकेशन था नहीं। मैं बोला यार ये तो यहीं लाइन में से ही निकाल देंगे क्या, मेरे पास तो बेस सेस सर्टिफिकेशन है नहीं और सबके हाथों में मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था आधार कार्ड और ये सब सारी चीज़ें निकाल के रखना, 3-4 चीज़ें। तो आधार कार्ड उन्होंने वहाँ पर सबमिट करा लिया था अंदर जाने से पहले, और मेरा जिसने एचआर ने मुझे मेल लिया था उसी ने मुझे देखा और बोला कि हाँ आप आ जाओ, कोई बात नहीं। मुझे लगा मना कर देगा, सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते, बट हाँ जाने दिया। अब वो जो IQVIA के मैं बिल्डिंग में गया केरला के कोची वाले में, भाई वो 5 स्टार होटल की तरह है। तो आपको ऐसा लगा कि आप किसी होटल में आ गए हो, लिटरली एक ड्रीम होता है। देखो किसी दिन कोई चीज़ सपना होती है और किसी दिन वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। आज मेरे लिए वो नॉर्मल बात है। तो IQVIA के मतलब वो लिफ्ट में गया, लिफ्ट लिटरली 5 स्टार होटल, वो लिफ्ट में मैं, मुझे याद नहीं कौन से फ्लोर पे, 5वें 6ठे फ्लोर पे IQVIA का ऑफिस होगा, वहाँ गया और सारे बड़े बड़े रूम्स, हॉल, कैबिन्स। एक कैबिन में उन्होंने मतलब बड़े से हॉल जैसा था, उन्होंने हमें रखा और बोला कि थोड़ी देर रुको और थोड़ी देर में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट लिया गया तो मेरी तो नींद पूरी हुई नहीं थी, 1.5 घंटे की नींद, ठीक है। तो मैं थोड़ा परेशान जैसा था, तो हर टॉपिक को मैंने रट्टा मार लिया था कि घोल के पी जाओ, जब जहाँ कुछ ना काम करे तो वहाँ मेहनत लगा दो, जान डाल दो, ऐसा कर दिया था मैंने। तो बोले जहाँ स्मार्टनेस नहीं होती ना, जब आप स्मार्ट नहीं होते ना तो आप मतलब मेहनती बन जाओ, सीधी बात है। तो आप एक बार मतलब बोलते ना कि जैसे वो बीज ज़मीन को फाड़ के वो पेड़ बन जाता है, वैसा वाला काम कर रहा था मैं। बीज था, मैं ज़मीन को फाड़ने की तैयारी कर रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि धरती इतनी मजबूत होती है कि इतना आसान नहीं होता। तो फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू, मतलब पहला राउंड हुआ। पहले राउंड में उन्होंने मुझसे मतलब सब एक रिटन टेस्ट जैसा था, पेन पेपर सब कुछ दिए उन्होंने, शायद ऐसा कुछ मुझे याद नहीं, या PC में था। तो उन्होंने MCQs कुछ दिए, एप्टीट्यूड था और उसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। अब साइंस के क्वेश्चन तो मैंने अटेंड कर लिए, लेकिन एप्टीट्यूड मैं अटेंड नहीं कर पाया, उसकी तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। अभी वॉक इन ड्राइव था, मास रिक्रूटमेंट था, उसकी वजह से क्या हुआ कि चीज़ें वहाँ नहीं जमी, एप्टीट्यूड राउंड उन्होंने रखा। अब ये मुझे पहले से पता नहीं था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले से ही पूछ के रखा कितने राउंड होने वाले, क्या क्या पूछने वाले, क्वेश्चंस नहीं बट क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर क्या हुआ, एप्टीट्यूड मेरा अच्छा नहीं गया। फिर उन्होंने बोला कि आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, 2-3 घंटे में आपको रिजल्ट आज ही बता दिया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे दूर दूर से भी आए हुए थे ना, वॉक एंड ड्राइव था। तो फिर इंटरव्यू के लिए उन्होंने रिजल्ट बताने के लिए दूसरे हॉल में बुलाया, हम सभी उस हॉल में गए। अभी टेस्ट देने के बाद तो मैं लेट ही गया था, ऑलमोस्ट मुझे नींद आ रही थी। तो दूसरे हॉल में बुलाया गया, तो उन्होंने बोला कि आप सारे बच्चे एक साइड खड़े हो जाओ, ठीक है। जैसे कि समझो उस साइड दीवार है ना, तो उस साइड, लेट सपोज कि इस साइड हमको ऐसे बोल दिया गया कि आप खड़े हो जाओ, ठीक है। तो हम सभी इस साइड खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि जिसका जिसका नाम लिया जाएगा ना वो उस साइड आ जाना, उनके साइड। तो अब ठीक है, सारे बच्चे इस साइड खड़े हो गए और काफ़ी बच्चे थे गाइस। तो फिर क्या हुआ कि वो एक एक करके नाम बुलाते गए और मैं सोच रहा था कि अब मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम है, पर मेरा नाम नहीं आया। लिटरली मैंने इंटरव्यू को महसूस, बुरा फील होना तो सिर्फ IQVIA में ही फील किया। वो IQVIA की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी, जो भी चीज़ें थी, बट महसूस, क्योंकि पर्सनली जाके दिया, इतनी बड़ी कंपनी थी, इतना अच्छा देखा था, वापस आना अच्छा नहीं लगता ना। बहुत लोगों का नाम आया बट मेरा नाम नहीं आया। तो फिर उन्होंने फाइनली बोला कि देखो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्होंने बताया भी कि मोस्टली लोगों का एप्टीट्यूड की वजह से नहीं हुआ है, और क्योंकि वो पहला राउंड था, उसके बाद और भी राउंड होने वाले थे। फिर उन्होंने बोला बेस्ट ऑफ लक, और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि हम एक्टिवली रिक्रूट करते रहते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई, एक छोटा सा सेमिनार जैसा। फिर मैं दुखी मन से अपना बैग लेके निकल गया। मेरे पास, मुझे याद है शायद उस वक्त कैब बुक करने के पैसे नहीं थे। तो अब अगेन मैंने पूछा किसी से कि अब मुझे ये पता है कि हर जगह जैसे बसें चलती है, राइट, जैसे गवर्नमेंट की बसेस होती हैं, तो हर जगह वो बसें चलती हैं। तो मुझे किसी ने बोला यहाँ से बस जाती है स्टेशन तक। तो मैं बस स्टैंड गया, अगेन बस स्टैंड 2 किलोमीटर दूर, जहाँ पिछले वाले गेट के सामने छोड़ा था ना मुझे वो कैब वाले ने स्टार्टिंग में, गलत जगह, वहीं पे जस्ट उसी गेट के बाजू में बस स्टैंड था। अब अगेन 2 किलोमीटर दूर मैं बैग लेके चलता फॉर्मल शूज़ पहन के टक 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 करते। अब हर जब भी बस आए, अब उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा था, शायद इंग्लिश में नहीं था, मुझे जहाँ तक याद है, या था भी तो मुझे नहीं पता था। जब भी कोई बस आए तो मैं पूछूं कि ये बस स्टेशन को जाएगी, या किसी और से पूछूं कि ये स्टेशन को जाएगी। अब ऑलरेडी मैं 1 घंटे ही सोया था, मुझे नींद भी आ रही है, इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया, मैं दुखी भी हूँ। मेरे बॉडी से वो मच्छर मारने वाली जो रात को जलाई थी ग्रीन कलर की, उसकी स्मेल आ रही है, क्योंकि वो रात को मैंने जलाई थी तो पूरी रात वो स्मेल, खिड़की बंद की थी तो अंदर ही अंदर
स्मेल आने लगी कपड़ों से भी। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी और मेरे पास जेब में वो पैसे थे कुछ कि अकाउंट में मतलब जितने भी थे वो कम ही थे, 50 कुछ। फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद वो बस आई और वो बस में मैं बैठा और मैंने टिकट पूछी तो उन्होंने टिकट कुछ कम ही थी, मतलब 50 के अंदर थी टिकट और मेरे पास उतने ही पैसे थे। फाइनली उन्होंने मुझे स्टेशन पहुंचा दिया। स्टेशन के जस्ट बाजू मेरा होटल था। मैंने पहले ही चेकआउट कर लिया था, मुझे सुबह पता था इंटरव्यू दे के निकल ही जाना है, तो चेकआउट मैंने पहले ही कर लिया था होटल से। तो फिर मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन के पास ही बस थी और मेरा रात के जाने के लिए मेरा ट्रेवल्स ऑलरेडी बुक था, मैंने पहले ही बुक कर रखा था क्योंकि आने और जाने का बुकिंग पहले ही कर लिया था। तो फिर अब यहाँ मुझे कुछ पैसे लगाने नहीं थे। और एक चीज़ अच्छी थी कि वो जो बस थी ना वो सर्विस न्यू स्टार्ट हुई होगी शायद, तो उन्होंने पानी वानी दे दिया मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे पास अब पानी के भी पैसे बचे थे कि नहीं उस वक्त, टू बी ट्रू। अब ऐसा नहीं था कि मैं पैसे नहीं मंगा सकता था, मैं फ़ोन कर सकता था, पैसे मुझे मिल जाते घर से, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैंने किसी से मांगे नहीं और उस वक्त मेरे पास शायद जेब में लास्ट में 5-10 रुपये पड़े थे, मुझे लिटरली याद है। उन्होंने बस में पानी मतलब सबको दिया, तो सर्व किया और मुझे भी पानी दिया, पानी का छोटा बॉटल, उससे मैंने प्यास बुझा ली। छोटी बॉटल नहीं, बड़ी बॉटल थी। और फिर मैं लेट गया और वो सुकून की नींद में सोया क्योंकि पिछले रात में सोया नहीं था। और मैं बताऊं तो आज भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे रात में जल्दी नींद नहीं आती, मैं रात को ही प्रोडक्टिव होता हूँ, मेरा पता नहीं क्यों थोड़ा उल्टा है। बट अब मैंने धीरे धीरे रात को सोना शुरू किया क्योंकि देख सकते हो आँखों के नीचे जो है ना ये रिंकल्स आने लगे रात को जगने की वजह से। इंटरव्यू नहीं अच्छा गया था। मैंने 1 या 2 हफ्तों के लिए कंप्यूटर ओपन ही नहीं किया, सिस्टम को खोला ही नहीं। मैं डीमोटिवेट हो गया था और कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा था। फाइनली मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया, रिवाइज करना स्टार्ट किया, बट इंटरव्यू मिले ना। एक जगह इंटरव्यू क्रैक हुआ, उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। फिर ऐसे मतलब चलता रहा और इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे, कम मिल रहे थे। अगेन 1 साल होने आया उधर, शायद मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल, टाइम बढ़ता जा रहा था इन शॉर्ट। तो मैं बैक टू वडोदरा आ गया एंड वडोदरा में आके अगेन कन्फ्यूजन कि अब क्या करना चाहिए, क्लिनिकल साइंस में दिक्कतें हो रही है। सो फाइनली मैं एक इंटरव्यू दे के आया SAP सॉफ्टवेयर के लिए। आप लोगों को पता होगा कि ERP सॉफ्टवेयर होता है। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, बट उन्होंने बोला 13-14 घंटे की जॉब होगी, ऐसा ऐसा होगा, आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। बट वो कुछ सारे रिजल्ट मांग रहे थे, सारे सेमेस्टर के रिजल्ट। अब सारे सेमेस्टर के रिजल्ट मेरे पास थे नहीं। अगेन मुझे समझ में नहीं आ रहा था 13-14 घंटे की नौकरी कैसे होगी, मतलब 12 घंटे की शिफ्ट थी और 1-2 घंटे ट्रैवलिंग के लगते हैं। बस उनकी आती थी बट दूर था। तो फिर ये मुझे वापस समझ में नहीं आ रहा था। चलो मैं बोला कॉलेज से सारे सेमेस्टर के रिजल्ट तो ले आऊँ। मैंने डिप्लोमा तक के सारे सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं लिए थे, तो मैं डिप्लोमा डिग्री सारे सेमेस्टर के रिजल्ट ले आया। बोलते हैं ना जो होता है आपकी किस्मत में सोच समझ के होता है। तो अभी तक मेरा स्ट्रगल चालू था। ये जो क्या बोलते प्लेन है ट्रैक पे ही घूम रहा था, इसको उड़ान मिली नहीं थी। प्लेन चलता जा रहा था लेकिन इसे ट्रैक पे से उड़ान मिल ही नहीं रही थी। क्या हुआ फाइनली नहीं समझ में आ रहा था क्या चीज़ें करें। और फाइनली मुझे एक इंटरव्यू कहीं से मिला उस वक्त हैदराबाद में, बट उनका तरीका ही अलग था। उनका तरीका ऐसा था कि वो कैंडिडेट से पैसे लेते थे, मतलब सेलेक्ट करने के बाद पैसे लेते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सेलेक्ट करने के बाद नहीं, पहले पैसे लेते थे फिर सेलेक्ट करते थे। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको यहाँ पे जॉब दे देंगे, बट आपको 30-40,000 पे करना पड़ेगा और ये ऐसा रहेगा कि आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा हमें, इसलिए इतने पैसे ले रहे हैं आपसे। तो ट्रेनिंग के नाम पे उन्होंने मुझसे 30,000 लिया और वो ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ खास नहीं दिया। फिर मैं हैदराबाद गया ट्रेनिंग होने के बाद और वहाँ पहुँचा। वहाँ पे दिक्कतें हुई, 5-10 दिन तक उन्होंने मेरे कॉल नहीं उठाए। अभी तक मुझे लग रहा था क्या चल रहा है, मुझे लास्ट मोमेंट तक लगा ये स्कैम है क्या। मैं हैदराबाद गया, 10 दिन तक वेट किया और फाइनली एक दिन उनका कॉल आया। उन्होंने बोला ठीक है आप इंटरव्यू देने आ जाओ वापस। तो मैं सोचा यार यहाँ आने के बाद भी इंटरव्यू। अब हैदराबाद जाने की भी जर्नी अलग थी क्योंकि ट्रेन्स कोविड का टाइम ही था मेरे ख्याल से, तो ट्रेन्स उतनी एक्टिव नहीं थी। तो मैं वडोदरा से हैदराबाद बस में बैठ के गया था और लिटरली टू बी ट्रू गाइस, वडोदरा से हैदराबाद बस में भी नॉर्मल बस थी, लग्जरी बस नहीं थी। और जहाँ तक मुझे पता है वो रास्ता बहुत ही ख़राब था। अब या तो वो ख़राब रास्तों से लेके गया था या तो वो रास्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वडोदरा से हैदराबाद के लिए, और दूर भी है काफ़ी। तो जर्नी अच्छी नहीं थी बट मैं पहुंच गया था। फाइनली उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दे दिया और अनपेड था। उन्होंने बोला था कि 2-3 महीने अनपेड रहेगा, उसके बाद आपको सैलरी देना स्टार्ट करेंगे। अब मैम ये
मेरे दिमाग में आ चुका था अब मुझे लेना है एक्सपीरियंस। अब मैं एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कुछ सोचूंगा, पहले पैसे का कुछ नहीं सोचूंगा। फिर फाइनली मुझे वो अनपेड इंटर्नशिप मिली, मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे भी सीन ऐसा था कि वहाँ पे काम अजीब ही तरीके से चलता था। एक कंप्यूटर पे 2 जन काम करते थे और दोनों जन फ्रेशर होते थे। अब दोनों ही जन को ज़्यादा काम नहीं आता था, तो हमें 2-3 घंटे के लिए एक सीनियर सपोर्ट करने के लिए आता था। अब हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी के बंदे हायर करके रखे थे और रात को 2-3 घंटे के लिए, और हमारा नाइट शिफ्ट होता था क्योंकि हम यूएस के लिए डायरेक्ट काम करते थे। अब ये काम उल्टे सीधे थे, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मतलब यूएस में किसी और बंदे की जॉब थी बट उसका काम हम इंडिया में कम कर रहे होते थे फ्रेशर में। अब जहाँ तक मुझे पता है हैदराबाद में काफ़ी पहले के टाइम पे ऐसा चलता था, अभी भी चलता है। पूरी तरह से चलता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। अब एक सिस्टम पे 2 फ्रेशर काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं, कभी मैं काम कर रहा हूँ। अब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। काम सीनियर लेवल का था, एक्सपीरियंस ज़्यादा था नहीं, सिखाने वाला कोई ज़्यादा था नहीं। एक एक्सपीरियंस का बंदा आता था, मतलब ऑनलाइन ही 2 घंटे हमारा सिस्टम कंट्रोल करके वो खुद ही चीज़ें कर देता था, ज़्यादा सिखाता नहीं था। तो उसमें भी दिक्कतें समझ में ना आए। ऊपर से लैंग्वेज बैरियर, जो भी मोस्टली लोग थे लोकल लैंग्वेज वहाँ पे बोलते थे, बहुत कम इंग्लिश बोल रहे थे। बट एक बात बोलूँगा कि भले लैंग्वेज बैरियर था जो भी था, कि लोग बड़े अच्छे थे। मेरे पीजी का ऑनर बहुत अच्छा था, मेरे रूममेट्स बड़े अच्छे थे। किस्मत से मैं जहाँ पे भी रहा मुझे रूममेट्स अच्छे मिल गए, क्योंकि एट द एंड आपको कुछ 4 लोग अच्छे मिल जाए ना तो आपकी ज़िंदगी कट जाती है या आपके दिन कट जाते हैं। खास करके जो आपको मोटिवेट करे, ना कि आपको डीमोटिवेट करें। तो उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मेरा दिन निकलता गया। मुझे याद है मुझे जॉइनिंग नहीं मिल रहा था वो कंपनी में, मतलब मैं वहाँ पहुँच गया हैदराबाद, वो मुझे जॉइनिंग नहीं दे रहे थे। मैं मेरे रूममेट से डिस्कस कर रहा था टूटी फूटी मिक्स लैंग्वेज से, क्योंकि उन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो वो बोले कि नहीं टेंशन मत लो, आपका जॉइनिंग हो जाएगा। कैसे भी करके जॉइनिंग हो गया, फाइनली वो स्टार्ट हो गया। फिर जॉब में भी थोड़ा बहुत बायसनेस स्टार्टिंग में था कि लोग आपस में ज़्यादा बात करते थे। फिर धीरे धीरे वो भी शॉर्ट आउट हो गया, हम आपस में खुद एक टीम हो गए। मैं बहुत घुल मिल गया अंदर, चीज़ें अच्छी चलने लगी। फाइनली मैं भी अच्छा परफॉर्म करने लगा 2-3 महीने में। और फिर क्या हुआ कि फिर कुछ महीनों में मुझे कॉल आया, एसेंचर से कॉल आया, और फिर उसके बाद कॉटेशन से कॉल आया, और उसके बाद एक और कंपनी थी शायद। तो मुझे याद है कि एसेंचर वाले को तो मैंने मना कर दिया, और कॉटेशन में मैंने इंटरव्यू दिया। तो कॉटेशन में जब मेरा इंटरव्यू अरेंज होता था तो उसका अलग ही सीन था कि देखो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो रात को तो मैं सोता था, मतलब नाइट शिफ्ट होती थी और रात को तो मैं काम करता था, ठीक है। सामने पीजी के सामने ही जस्ट बिल्डिंग थी। तो सुबह मेरे ख्याल से 5-6 बजे आता था, तो वापस फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके फिर ही सोता था। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सो जाऊँ 6 बजे, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं कुछ टाइम मतलब ऑफिस से आके सीधा ही 5 बजे सो जाता था। तो अब नाश्ता सुबह का पीजी में नाश्ता तो आपके लिए बचा के रखेंगे नहीं, ठीक है। नाश्ता ख़त्म ही हो जाता था, तो नाश्ता ख़त्म हो जाता था, तो ऐसे ही क्या होता था कि मैं भूखा रह जाता था। और फिर सुबह मैं 1-2 बजे या 2-3 बजे जब भी खाना बनता था फिर मैं खाता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं फ्रेश होके ब्रश वश करके नाश्ता वास्ता करके फिर ही सोऊंगा। तो ऐसा करके मैं सोता था। तो इंटरव्यू अरेंज हुए, तो इंटरव्यू कभी शाम को अरेंज होते, कभी सुबह। तो मैं मतलब इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं काम थोड़ा बहुत कर रहा था, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। और मुझे ऐसा था कि कुछ नहीं तो मैं इधर ही थोड़े टाइम 1-8 साल काम करूँगा, सीख जाऊँगा, उसके बाद ही मैं कहीं जाऊँगा। भले ही उन्होंने मुझे वहाँ सैलरी नहीं दे रहे थे, अनपेड रखा था, बट उन्होंने बोला था कि 3 महीने बाद आपको देंगे सैलरी। ऊपर से मेरा बॉन्ड भी था वहाँ पर। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद मुझे वर्नेक्स का इंटरव्यू मिला, तो मतलब जो कोटेशन थी मैंने इंटरव्यू दिया। पहला राउंड गया, फिर उन्होंने अचानक से फ़ोन किया, बोले आपका दूसरा राउंड अरेंज हुआ है। तो दूसरा राउंड हुआ, और फिर उन्होंने बोला तीसरा राउंड अरेंज हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये राउंड कब ख़त्म होंगे, तो हर कुछ दिन बाद मुझे कॉल आता था, और पहला दूसरा तीसरा राउंड। फाइनली उन्होंने मुझे, जो एचआर का मुझे मेल आया, संडे को कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, हम आपको ऑफ़र लेटर भेज रहे हैं। तो संडे को मुझे ऑफ़र लेटर रिलीज़ किया गया। मैं काफ़ी खुश हुआ, मैं 7वें आसमान पे चला गया कि भाई MNC में जॉब, और मतलब कंप्यूटर पे जॉब, ये सारी चीज़ें, वर्क फ्रॉम होम था उस टाइम पे फाइनली। पर प्रॉब्लम्स का यहाँ पे अंत नहीं हुआ। संडे को उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर तो रिलीज़ कर लिया, बट मेरी जो करंट कंपनी थी वहाँ बॉन्ड था। उन्होंने मेरा ओरिजिनल 10th का मार्कशीट भी रखा हुआ था, तो वो कंपनी के साथ नेगोशिएट करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। फाइनली नेगोशिएशन स्मूथली नहीं ख़त्म हुआ। फाइनली मेरा 10th का मार्कशीट मैंने बोला कि आप ही रखो,
अगर आपको रखना नहीं देना है मत दो, ठीक है। वो मुझसे पैसे मांग रहे थे कुछ। मैंने बोला कि मैं क्यों पैसे पे करूँ। मैंने स्टार्टिंग में उन्हें ऑफ़र किया कि मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे 20-30 हज़ार दे देता हूँ, कोई बात नहीं। 40 हज़ार तो वैसे भी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के नाम पे ले लिए थे। 10th का मार्कशीट भी जमा करा लिया था, बॉन्ड भी करा दिया था। पैसे तो वैसे भी कुछ दे नहीं रहे थे सैलरी। उसके बाद छोड़ते वक्त भी वापस पैसे मांग रहे थे बॉन्ड के नाम पे। तो तब मैंने माइंड वो कर लिया था कि अब कुछ पैसे नहीं देने, हो गया। तो 10th का मार्कशीट मैंने उनके पास ही रहने दिया। मैंने ऑनलाइन डुप्लीकेट कॉपी ऑर्डर की और GTO से, मतलब नहीं 10th बोर्ड से जो होता है गुजरात का जो लगता है, वहाँ से मुझे आ गया डुप्लीकेट कॉपी मेरे घर पे वडोदरा में। मैंने बस की टिकट बुक की वहाँ से, हैदराबाद से, क्योंकि मेरा 1 या 2 तारीख से ज्वाइनिंग था। तो मैंने 5-6 दिन पहले की बस की टिकट बुक की और मैं बस में बैठ गया। तो मैंने वो कंपनी से बात की थी कि कैसे भी करके मुझे दे दे, बट नहीं दे रहे थे, पैसे मांग रहे थे। फिर जब मैं बस में बैठ गया तो उनका मुझे फ़ोन पे फ़ोन आया काफ़ी सारा। मैंने फ़ोन पिक नहीं किया। आज तक मेरी वो कंपनी से बात नहीं हुई, हैदराबाद वाले से। मेरे 10th का ओरिजिनल मार्कशीट अभी उनके पास है, कोई बात नहीं, मेरे पास डुप्लीकेट पड़ा है वैसे भी अब। फिर मैं आ गया वापस वडोदरा, मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया और वर्नेक्स में मैंने अराउंड 1 ईयर के आसपास जॉब की। और 1 ईयर जॉब करने के बाद वर्नेक्स में मेरा मन धीरे धीरे कुछ और करने को करने लगा। इसकी शुरुआत हुई, मैं कंपनी में एक टीममेट थे मेरे, उनको मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था, गाइड कर रहा था। और उनको गाइड करते करते ऐसा हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि उनको गाइड करते करते मैं पीछे हो गया, वो मुझसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें पूरा टाइम गाइड कर रहा था, वो काम कर रहे थे और मैं उन्हें गाइड ही कर रहा था। मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा था, खुद को टाइम नहीं दे रहा था, खुद को डेवलप नहीं कर रहा था। गलती उनकी नहीं, गलती मेरी थी। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा। बट मुझे एक चीज़ हुआ कि मुझे काम में मज़ा आ रहा था। मैं मुझसे कोई पूछे और मैं उसे सिखाऊं तो मुझे मज़ा आ रहा था। अपने वर्किंग आवर के जो हमारा कुछ महीने तो ट्रेनिंग ही चल रहा था, राइट, 4-5 महीने 6 महीने। तो ट्रेनिंग के दौरान मैं मेरे 5-6 घंटे उसे ही दे रहा था, मतलब बात ही कर रहा था, उसे सिखा ही रहा था। धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा। मैं सोचा क्यों ना मैं खुद ट्राई करता हूँ इस चीज़ को। शायद 1 साल पूरे हो गए थे और मैंने मेरे मैनेजर को मेल डाला कि मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है एंड मुझे कुछ और करना है। मेरा पैशन मतलब उस वक्त यही था कि मुझे टीचिंग स्टार्ट करनी है, इन शॉर्ट। फाइनली मैंने वो चीज़ मेल में लिखी लिटरली। मेरे मैनेजर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन जैसा अच्छा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, उन जैसा अच्छा मैनेजर मैंने आज तक नहीं देखा। पहली चीज़, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि मुझे उन्होंने मौका दिया। मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था तो भी मुझे एक CRO में एज ए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एक डिमांडिंग रोल पर मौका दिया। और मैं मानता हूँ कि वो ज़िंदगी में खुद भी बहुत आगे जाएंगे, बिकॉज वो सबको मौका देते हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में क्या करना है। लाइफ में जो क्लियर रहता है उसकी लाइफ तो क्लियर रहती है। फाइनली मुझे छोड़ते वक्त ये दिक्कत आ रही थी, वो जो मैनेजर थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उनके लिए कि मैं कैसे रिज़ाइन करूं। दूसरी चीज़, 2-4 दिक्कतें थी छोड़ते वक्त। एक तो इतनी अच्छी जॉब है, इतनी मेहनत से मिली है। जब मैंने पहले इतने स्ट्रगल देखे, घर वालों ने मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा, तो इतनी मेहनत से मुझे मिली है और मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ। दूसरा, मेरे मैनेजर, इतने लोगों को रिजेक्ट करके मुझे मौका दिया है उन्होंने, ठीक है। मेरे पास बेस है, सर्टिफिकेशन नहीं, सिमिलर वो नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं तो भी उन्होंने मुझे मौका दिया। ऐसा भी नहीं कि वो मुझे जानते हैं। मौका यानी मैंने इंटरव्यू में भी परफॉर्म किया है गाइस, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं किया होगा। बट मैं खुशनसीब समझता हूँ, ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे इंटरव्यू में, राइट। तो फिर मुझे 2-3 चीज़ें बहुत हो रही थी छोड़ते वक्त कि भाई मैंने अभी कंपनी के लिए, मैनेजर के लिए कुछ खास किया भी नहीं और मैं छोड़ना चाहता हूँ। घर वाले, मतलब उनका भी थोड़ा प्रेशर आ रहा था कि इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़नी। तीसरा, खुद का कि आगे चीज़ें सही चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। एक दिन मैंने एंटर दबाया, टीम्स पे मैंने वो लिख के रखा था। एक दिन मैं बहुत दिन से सोच रहा था एंटर कब दबे। एक दिन मैंने वो एंटर दबाया, वो मैसेज गया। मैनेजर ने बोला ये सेम चीज़ मेल पे फॉरवर्ड करो। सेम चीज़ मेल पे फॉरवर्ड की मैंने, और लिटरली मैंने उसमें लिखा था कि आई वांट टू फॉलो माय पैशन, आई वांट टू क्विट दिस जॉब तो फ्रॉम माई करंट रोल। तो फिर डिस्कशन हुआ मैनेजर के साथ, HR के साथ। वही डिस्कशन हुआ, मतलब नेगोशिएट करने का कि आप रिटेन हो जाओ या ऐसा कुछ। बट फाइनली मैंने बोला कि ये पैसे की बात नहीं है या और कोई बात नहीं है, मैं मेरा पैशन फॉलो करना चाहता हूँ। उन्हें समझ में आ गया बंदा नहीं रुकने वाला, ये नहीं झुकने वाला, ये नहीं मानने वाला। मेरे मैनेजर ने प्यार से समझाने की कोशिश की, गुस्से से समझाने की कोशिश की, मैं नहीं समझा। और फाइनली बात फिर गई HR पे। HR ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर वहाँ पे भी मेरा बॉन्ड था 3 साल का, और बॉन्ड का मैं पूरा अमाउंट तो पे नहीं कर पाया। बट मैंने आई थिंक मेरे पास जितना भी पैसे मैंने सेव किए थे वो पैसे मैंने उन्हें दे दिए। यानी समझ लो मैंने हाफ अमाउंट पे किया होगा शायद। जितने पैसे थे मेरे पास, पूरे पैसे थे ही नहीं, जितने पैसे थे मेरे पास मैंने उन्हें बोला मैं दे दूंगा। उन्होंने मुझसे बोला था कि देखो अगर बॉन्ड को ऐसे बीच में तोड़ोगे तो आपको डॉक्यूमेंट इशू नहीं होंगे। तो मैंने बोला था कि देखो मुझे डॉक्यूमेंट तो वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है और मुझे
कुछ और ही करना है, मुझे जो मेरा मन करता है वो करना है, मतलब टीचिंग का करना था। बट क्योंकि ये कंपनी ने मुझे मौका दिया है तो मुझे ऐसा मतलब बुलशिट जैसा नहीं करना कि मतलब ही जैसा नहीं करना। मैंने लिटरली शायद ये बात एचआर को बोली थी कि मुझे ऐसा नहीं करना था कि मुझे जब ज़रूरत थी तो कंपनी ने मौका दिया और मुझे जब कुछ और अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो फिर मैं बोला मैं स्टिल, आप मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो भी मैं आपको कुछ पैसे जो मेरे पास है वो पे करूँगा ही करूँगा। तो मैंने उन्हें वो पैसे दे दिए और फिर रिलीज़ हो गया मैं। तो उन्होंने मुझे जो होता है क्या बोलते हैं रिलीविंग लेटर तो नहीं इशू किया और एक्सपीरियंस लेटर, बट वैसे ही मुझे नहीं चाहिए था और मैंने बोला ही था कि आप मुझे वो नहीं दोगे तो भी मेरे पास जो पैसे हैं जो मैंने सोचा है कितने दूंगा मैं, उतने दिए मैंने उन्हें, जो कि हाई भी नहीं था लो भी नहीं था। फाइनली वहाँ से मैं रिलीज़ हो गया 1 महीने में। वैसे उनका नोटिस पीरियड 3 महीने का था, बट जब क्लियर है कंपनी को बंदा काम करने वाला नहीं है और बंदे को भी क्लियर वो नहीं करने वाला तो कंपनी आपको रख के करेगी क्या, रिलीज़ कर देगी। कंपनी ने मुझे रिलीज़ कर दिया। फिर ऐसा लगा कि मैं खुली हवा में आया वापस और ज़िंदगी में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मतलब बार बार मुझे नीचे आने की आदत सी पड़ गई थी। बट इस बार जो मैं नीचे आया था अपनी मर्ज़ी से आया था, हर बार मुझे नीचे मेरी ज़िंदगी ने लाया था और मेरे शायद कर्म भी होंगे। तो इस बार मेरी मर्ज़ी से मैं नीचे आया और फाइनली मैंने शुरू की वो जर्नी। और उस दिन हो गया और आज का दिन हो गया। मुझे फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या करेगा कैसे करेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। वो दिन हो गया, आज का दिन हो गया। मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा लाइफ में। आज के टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स हैं एफिकेसी में, लैपकॉप में। मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको स्टार्टिंग अराउंड 9 लाख का भी पैकेज मिला। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको 4 लाख का मिला। ऐसे भी है जिनको 3 लाख का मिला। जिनको 3 लाख का मिला उनका 1-2 साल में वो 8, 9, 10 चला गया 1-2 साल में। बैंकिंग में भी हैं, क्लिनिकल में भी हैं। एंड साल तक टारगेट यही है कि ऑफलाइन हम इंस्टीट्यूट वो कर देंगे। वेबसाइट भी लॉन्च कर दी हमने। लिंक्डइन पे भी पेज है क्लिनिकल स्टडी एकेडमी के नाम से और वेबसाइट भी है। तो अभी भी दिक्कतें होती हैं, अभी भी ऐसा होता है कभी कभार। अब मुझे डीमोटिवेशन कब होता है मैं सही बताता हूँ। अब मुझे डीमोटिवेशन तब होता है जब मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता। बट फिर मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। क्या सिलेक्शन मेरे हाथ में है? फिर मैं सोचता हूँ सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं वो चीज़ें महसूस कर पाता हूँ, वो दर्द महसूस कर पाता हूँ कहीं ना कहीं। पूरी तरह से तो नहीं बोल सकता। जब आप दुख में सही में होते हो ना तब आप दुख को महसूस कर पाते हो। किसी दूसरे का दुख आप कुछ हद तक ही महसूस कर सकते हो। तब मैं दुख में था कुछ साल पहले, तब मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता था। अब क्योंकि मैं घर से ही पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऑफिस जैसा क्रिएट किया है, तो मैं स्टूडेंट्स के दुख महसूस कर पाता हूँ काफ़ी हद तक। इसीलिए मैं समझ पाता हूँ स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, इसीलिए मैं उनको टाइम देता हूँ। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से ये सर्विस रहती है कि ट्रेनिंग तो अच्छी मिलेगी, बट आपको जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक मुझसे गाइडेंस मिलता रहेगा। क्योंकि मुझे ये बड़ी दिक्कत हुई थी कि मुझे किसी चीज़ की जवाब चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उसके जवाब मुझे कहीं से नहीं मिलते थे। और अकेला ही अकेला, मतलब जब मुझे जवाब नहीं मिलते थे, मुझे याद है जब मैं कभी ये जर्नी स्टार्ट कर रहा था, मैं अकेला मैं खुद को काटता यानी खुद में ही समझ नहीं आता। आदमी खुद से ही, देखो दूसरे तो आपसे आउटपुट की उम्मीद रखेंगे ना, आपके अपने भी जो आपके भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, पड़ोसी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सारे के सारे वही आउटपुट की उम्मीद रखते हैं आपसे, ठीक है, आउटपुट है। आपको चाहिए होते हैं जवाब, आपके पास कुछ सवाल होते हैं। आउटपुट से पहले इनपुट आप जब लगाते हो और आउटपुट लेने से पहले या मिलने से पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो प्रॉब्लम्स जब फेस करते हैं तो आपको जवाब चाहिए होता है। तो मुझे वो जवाब चाहिए थे, उस वक्त कभी नहीं मिलते थे और कोई था भी नहीं गाइड करने को। तो फिर बोलते हैं कि जब आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता तो अब आप खुद के जवाब खुद ढूंढने लगते हो, और जब जिस दिन आप खुद के जवाब खुद ढूंढने लगते हो तब तो मतलब आप बहुत ताकतवर बन जाते हो। प्लस जो मेरी हैदराबाद की जर्नी थी इनिशियली, देखो बैंगलोर में जब मैं था, हैदराबाद में था, तो जो मैंने दिन निकाले ना वो कुछ दिन मुझे ही पता है मैंने कैसे निकाले। अब बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मेरी ही गलतियों का नतीजा होगा, लेकिन आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि 100 में से कॉलेज से 100 बच्चे पास आउट होते हैं ना, तो मेरी जो जर्नी है ना वो कम से कम मैं देख पाता हूँ वो 50 या 60 टका बच्चे ऐसी जर्नी से होके गुजरते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं होता करना क्या। इसलिए मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की, गाइड करना स्टार्ट किया। टीचिंग तो मेरे पैशन में ही था। क्लिनिकल साइंस के लिए मैं पर्सनली ट्रेन करता हूँ, पर्सनली यानी बैच में ट्रेन करता हूँ, तो इसलिए मैं स्टूडेंट से रिलेट कर पाता हूँ। इसलिए मैं जब मुझसे कोई बोलता है ना कि ये प्रॉब्लम आज अभी मार्केट ख़राब हो गया, कम्पिटिटिव हो गया, जॉब नहीं है, तब मैं आपको बोलता हूँ ना ऐसे कि नहीं टेंशन मतलब हो जाएगा, या ये इंटरव्यू निकल रहे हैं तो आप सोचते हो कैसे निकल रहे, कैसे हो रहा है। देखो गाइज, मैंने खुद ने प्रॉब्लम्स देखी हुई है मेरी लाइफ में। आपको लगता है आज मार्केट कम्पिटिटिव हो गया, आपको लग रहा है कि आज बंदा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। मैं तो खुद 5 साल पहले 6 साल पहले देखी थी ये सारी चीज़ें। कैसे बोल दूँ कि आज चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो बोलते ज़माना वही होता है, आप मजबूर हो जाते हो, आप समझदार हो जाते हो। तो
अभी तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें आ रही हैं जो मैंने आपको शेयर की हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी हो, जानना हो अपने बारे में, कुछ काउंसलिंग चाहिए हो या ट्रेनिंग चाहिए हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो, ये मेरी जर्नी थी नॉन आईटी। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल से था, मैंने जिसको नहीं बताया। मैं अभी क्लिनिकल साइंस रोल पे ट्रेन कर रहा हूँ, इस रोल पे जॉब भी कर चुका हूँ। इस जर्नी को मैं मैकेनिकल टू आईटी ही नहीं मानूंगा, इस जर्नी को लो टू हाई मानूंगा। अपने लाइफ के लो से लेके मैंने सिर्फ अपना करियर नहीं बदला, मैंने अपनी लाइफ बदली, मैंने अपने आप को बदला, मैंने मेरी फीलिंग्स को बदला। मैं मजबूत हुआ पर्सनली। ठीक है, आदमी यही सोचता है कि वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा कमा नहीं रहा। इस जर्नी के दौरान आप मजबूत होते हो, और आप मजबूत होते हो तो आपकी चीज़ें बदलने वाली हैं। और जितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, एक के बाद 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 एक ठनते जाते हो, फिल्टर होते जाते हो और बेहतर होते जाते हो। शायद यही मेरे साथ हुआ और यही आपके साथ होना है और यही आपके साथ होगा भी। मैं बार बार ये कहता हूँ, ऊपर वाला भी यही बोलता है कि भाई मेरे तो सारे ही बच्चे हैं। आपके माँ बाप अलग अलग होंगे, लेकिन ऊपर वाला तो ये बोलता है मेरे तो सारे ही बच्चे हैं। क्यों ही मैं किसी 2 को मौका दूँ, 3 को मौका दूँ? तो आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब जो बच्चा कॉलेज से, स्कूल से ही मेहनत करता आ रहा है तो उसका तो मान के चलो बेहतर होगा। अब जो बच्चे ने स्कूल से मेहनत नहीं की, बहुत मज़े किए हैं, तो मान के चलो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हर चीज़ के प्रो और कॉन्स होते हैं ज़िंदगी में, ये बात जान लो। हर चीज़ की अच्छाई या बुराई है। जो बच्चे ने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दी तो दुनिया को नहीं जानता, दुनिया को नहीं समझ पाता और दुनिया को भेद नहीं पाता। जो बच्चे ने दुनिया में बहुत घूमा है, दोस्ती बहुत की है, तो दुनिया को समझ पाता है, लेकिन अपने करियर को नहीं समझ पाता, अपने जो ज़रूरतें हैं उनको नहीं समझ पाता। तो हर किसी का एक पहलू बाकी रहता है। ये ऐसे रहते हैं, टी की तरह। हमेशा ज़िंदगी टी की तरह रहती है। तो किसी न किसी का एक पहलू तो बाकी है। किसी ने एक उस पहलू पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे, दुनिया से कटा रहा। किसी ने दुनिया से मतलब जोड़ के रखा अपने आप को, वो पढ़ाई से कटा रहा। तो बट हाँ, पढ़ाई बोलते हैं कि एक टाइम पे इम्पॉर्टेंट होती है, सही बात है, क्योंकि अच्छा करियर बन जाता है तो बाकी तो घूम के आप दोस्ती मिल ही जाएगी आपको और घूमना भी मिल जाता है। अभी के लिए इतना ही। मेरी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूं, जिससे आपको शायद, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके बाद क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया या जो भी चीज़ें की, अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मिस्टेक्स अभी की मैंने, क्या चीज़ें अभी सीखी, क्या चीज़ें मैं और आपको गाइड करना चाहूँगा। प्लस आप मुझे ये भी बताना कि इस वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए और जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका टाइटल क्या होना चाहिए। एक टाइटल तो मैं वीडियो अपलोड करने के साथ रखूँगा, एक आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करना। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, और अगर कुछ सीखने मिला तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके लाइफ से आपको ऐसा कुछ शेयर करना है तो वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।